हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसके अंदर कुल मिलाकर 4 आपके पार्ट्स थे, जिसमें से पहले 3 पार्ट्स दैट इज ए, बी एंड सी की थ्योरी, उसके क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके डी पार्ट के बारे में, और वो है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम कहते हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या है। बात सिर्फ यह है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं और मैं उनको अलग अलग देखना चाहता हूं, तो हमें कोई ना कोई ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिनसे मैं उनके साइजेस को बड़ा कर सकूं और उनके बीच की सेपरेशन को आराम से हम देख सके। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैं अलग अलग देखना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि उनको अपने आंखों के नजदीक लेके आओ। तो जितना आप उनको अपने आंखों के नजदीक लेके आओगे, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब वो आपको अलग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ उन ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर साइज बड़ा कैसे होता है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वो बताने से पहले मैं एक बात और आपसे यहां पे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, यह बात सच है कि ऑब्जेक्ट को अपने पास आप लेके आओगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो हमें बड़ा नजर आता है। बेसिकली जो उसकी इमेज हमारी आंखों के रेटिना में बन रही है, वो जो इमेज का साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही उसको आंखों के पास ही ले आओ और तब जाके उसको देखोगे तो वो बहुत बड़ा नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल आई के लिए जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप अपने ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जिसके बाद अगर आप और नजदीक उसको लेके आओगे तो आपको वो जो इमेज है वो ब्लर इमेज दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मतलब उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते, या वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे आपका जो इमेज फॉर्मेशन बने वो मैक्सिमम बने, या फिर जो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है हमें वहां पे बड़ा दिखाई दे, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं हम उसको? हम बोलते हैं उसको दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब क्या कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्टिंक्टली अगर देखना चाहते हो, बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आओ। जितना नजदीक लेके आओगे उतने जो ऑब्जेक्ट के साइज है वो बड़े हो जाएंगे और हमें उनके बीच में सेपरेशन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो कितने डिस्टेंस तक आप ला सकते हो? वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक आप ला सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके बाद अगर लेके आओगे तो आप अपने हाथों को रख के देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर से नजदीक लेके आके देख लो, आपको अपने हाथ भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, मतलब उसमें ब्लर इमेज आने आपको शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये जो वैल्यू है ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये याद रखें कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिस्टिंक्टली देखना है तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को कहां तक लेके आएंगे? 25 सेंटीमीटर तक लेके आओ, बस। उससे ज्यादा नजदीक लेके आओगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये जो डिस्टेंस की बात यहां पे हो रही है इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मल आई के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो उसका जो साइज है वो बढ़ता कैसे है, क्या हो क्या रहा है यहां पे? तो देखिए, सबसे पहले बात, यहां पर मैंने आपको 2 इमेजेस दिखाई हैं। इन 2 इमेजेस में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखो। ये जो एप्पल है ये मेरे आईज के बहुत नजदीक है, राइट? मान लेते हैं कि ये है मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस एप्पल के टॉप मोस्ट पॉइंट से एंड सबसे नीचे वाले पॉइंट से मान लो 2 रेज ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो आई है, जो हमारा लेंस है, उस लेंस के अंदर कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, और वो एंगल मान लेते हैं हमारा क्या है? ए है। ठीक हो गया। और अगर ये एंगल ए है तो वर्टिकल ऑपोजिट होने की वजह से ये एंगल भी आपका ए हो जाएगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारी जो इमेज यहां फॉर्म होगी, पहली बात तो हमारे आंखों के अंदर जब कोई इमेज फॉर्म होती है तो वो एक इन्वर्टेड इमेज आपकी बनेगी। तो वो जो आपकी इमेज बनेगी कैसे होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ उसका एरो बनाऊंगा मैं,
अगर इसका एरो ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। सो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, तो ये जो जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ज्यादा इस पर्टिकुलर इमेज का साइज होगा, राइट। अगर एंगल छोटा हुआ तो इमेज का साइज भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए अगर एप्पल को जब आप दूर रखते हो, रेस तो अभी भी उसके टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट से ही आ रही है। अब जो ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ऑब्वियस है ना, वो लेस देन एंगल ए है, और क्योंकि लेस देन एंगल ए है तो ये छोटा सा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज बन रही है, जो आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, वो भी छोटी सी बनेगी। सो कहने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आपकी आंखों के नजदीक आता है, वैसे वैसे हमारे लेंस के ऊपर ये जो एंगल सबस्टेंड करता है उसका साइज कम या ज्यादा होता है। तो जितना कम होगा या जितना आपका ज्यादा होगा, उसी के बेसिस पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका साइज डिसाइड होता है। और यही तो बोला गया प्रिंसिपल के अंदर कि यार अगर आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो उसका मैक्सिमम साइज अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि उसके बाद अगर आप और नजदीक लाओ तो वो ब्लर ना हो, तो यार 25 सेंटीमीटर तक रखो। अगर आप उससे नजदीक लेके आओगे, मैं मानता हूं आप कहोगे सर नजदीक लेके आएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। भाई साइज तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, और अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो उस साइज का मुझे करना क्या है। सो दैट इज वाई जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर रखो एंड दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, और इसी नोट से आपको समझ में आएगा कि यार मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। आपको मैंने एंगल के बारे में तो भी बताया ना, क्या बताया मैंने कि यार हर कोई जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी आंखों के ऊपर एंगल सबस्टेंड करते हैं, और उस एंगल के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं, या हमारा जो आंख है वो एक्चुअली जो रेटिना है, जो ब्रेन है, वो ये डिसाइड करता है कि जो इमेज बन रही है उसका साइज कम है कि ज्यादा है। ये बात तो आपको क्लैरिटी है, राइट। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या था? द आई इज नॉट एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इफ इट इज सबस्टेंड एट एन एंगल लेस देन 1 मिनट। पहली बात तो यार मतलब क्या है इसका, पहले ये समझते हैं। देखिए मतलब ये है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहां पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपने में से दो रेज निकाल रहा है 1 एंड 2, ये अपने में से दो रेज निकाल रहा है 3 एंड 4। ये मेरा क्या है, दिस इज माई लेंस। ये क्या है बेटा, ऑब्वियस लेंस है मेरा। अच्छा, अब ये रेज ऑफ लाइट आपस में क्या करती है बेटा, बेंड करती हैं। आपको पता ही बेटा कि कितनी बार तुमने स्टडी किया कि अगर रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस से पास होती है तो ये कन्वर्ज करती है। तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो जो आपको पॉइंट ऊपर वाला दिख रहा है वो पॉइंट कहां दिखाई देगा, नीचे, क्योंकि इन्वर्टेड होता है ना इस वजह से। और ये जो रेड वाला था ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहां पे दिखाई देगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा जो मेन फोकस है पता है किस बात पे, वो देखो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, मेरा जो मेन ध्यान है वो इस बात पे है। ये जो एंगल है ना, अगर देखो ये दोनों एक दूसरे के जितना नजदीक आएंगे ये जो एंगल है उतना छोटा होता जाएगा ना, और अगर ये एंगल जितना छोटा होता जाएगा उतना इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो भी कम होती जाएगी आपकी, ये भी दूसरे के पास आएंगे। तो नोट क्या है, नोट ये बोलता है कि अगर ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है इसकी वैल्यू लेस देन 1 मिनट हो गया, तो ये दो एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगे कि आप उन दोनों को अलग अलग देख ही नहीं पाओगे। तो अब सवाल मन में ये आता है कि सर एग्जैक्टली ये 1 मिनट होता क्या है। देखो आई होप ये बात समझ में आई ना क्या बोल रहा हूं। देखो देखिए मेरे पास क्या था, दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों एंगल सबस्टेंड करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों के बीच में सेपरेशन हमें दिखाई देती है। अगर ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं अगर एक दूसरे के इतने पास है कि अब जो ये एंगल सबस्टेंड कर रही है लेस देन 1 मिनट अगर हो गया, तो जो ये इमेजेस बन रही हैं ये भी एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगी कि मैं उन दोनों को अलग अलग सेपरेटली नहीं देख पाऊंगा। सो आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि सर 1 मिनट का मतलब क्या है। देखिए यार आप भी जानते हो कि एक सर्कल के अंदर अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहला ए पॉइंट यहां पे था, फिर बी पॉइंट यहां पर है। ए से बी के जाते वक्त जो ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है, मान लो ये 1 डिग्री है। प्रोटेक्टर के अंदर 1 डिग्री तो पता ही कितना होता है। अब इस 1 डिग्री का ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री। मैंने क्या इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्या कर दिए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, मान लेते मैंने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब उनमें से जो एक पार्ट है ना,
एक पार्ट जो यहां सेंटर में एंगल सबटेंड करेगा, ये छोटा सा जो एंगल आप देख रहे हो, इसको हम 1 मिनट कहते हैं। तो 1 मिनट है क्या? 1 डिग्री का 1/60th पार्ट। तो आप सोच के देखो कितना छोटा सा एंगल है, और जब तक वो एंगल बना रहा है मेरी आंखों में, मैं दो ऑब्जेक्ट को आराम से अलग अलग देख सकता हूं। लेकिन अगर आपका एंगल इस 1 मिनट से कम हो गया, मतलब अब देखो ऑब्जेक्ट कितने नजदीक आ चुके हैं कि अब जो मेरी आंखों में एंगल सबटेंड करे वो 1 मिनट से कम है, तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह नहीं देख सकता। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसलिए तो हम यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। सो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो उसकी एक इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करता है। कहां पे करेगा? वो जो इमेज क्रिएट करता है वो करता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसके बाद जो एंगल सबटेंड करेगा हमारी आंखों पे वो 1 मिनट से ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जो दो ऑब्जेक्ट्स उनको डिस्टिंक्टली देख पाऊंगा। अब ये जितनी बातें मैंने करी ऑफ कोर्स आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, आप इस पॉइंट को समझते हैं। कहते टू ऑब्जर्व अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच सबटेंड्स एन एंगल स्मॉलर देन 1 मिनट, मतलब अगर 1 मिनट से कम कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो कहता वी टेक हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब ना कईयों के मन में ये बातें आती है कि सर आप शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों बोलते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट फोकल लेंथ, क्यों शॉर्ट फोकल लेंथ यूज किया है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए क्या देखो कि अगर आप चाहते हो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देखना जिसका एंगल जो है 1 मिनट से कम है, तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसका फोकल लेंथ क्या हो, शॉर्ट हो। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखें, हम इस्तेमाल करते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस का किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हम पता क्या करते हैं, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने मैग्नीफाई करके देखना है, तो हमारा जैसे मान लो ये यहां पे एक चींटी है, एक एंट है, अगर मैं इसको मैग्नीफाई देखना चाहता हूं तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा? आपने कभी देखा होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो आप उस ऑब्जेक्ट के पास अपने लेंस को लेके जाते हो, और जब आप लेंस को लेके जाते हो तो पता क्या करते हो आप? एक्चुअली में आप ये ट्राई कर रहे होते हो कि जो आपकी एंट है वो एक्चुअली में उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वो ऑब्जेक्ट आ जाए। आप चाहते एक्चुअली ये हो। जब आप कहते हो ना डिस्टेंस ऐसे आगे पीछे करते हो, जब आप आगे लेके जाते हो तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो वो उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप उस ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश करते हैं। अब मन में सवाल आता है कि सर ऐसा होने से क्या होगा? लीजिए, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, और वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा फोकस हो गया, ये वैसे तो ये मैं इसको F1 बोलूंगा, इसको F2 बोलूंगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में लेके आते हो, तो इसमें से 2 रेज निकलेंगे, राइट? पहले मान लो ये रे निकली, और ये रे कहां से होके जाएगा? आपको पता बेटा F2 से होके जाता है आपका, राइट? इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस, दैट इज F2। और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डिविएशन के जाएगा, ये आप अच्छी तरह जानते हो। और आप देख सकते हो कि ये दोनों जो रेज हैं वो आपस में आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो व्हाट, क्या होगा? दे विल अपीयर टू मीट एट द बैक, दे विल अपीयर टू मीट एट द बैक। और यहां पर आपकी जो इमेज बनेगी ये हो गया, मान लो अगर ये ए और बी है, दिस विल बी ए डैश बी डैश। ध्यान से देखते जाओ मैं कैसे बना रहा हूं। जब आप कोई ऐसी चीज बना रहे होते जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहली सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो इमेज यहां पे बन रही है वो क्या कैसे बन रही है, वो उसका मतलब नेचर क्या है? वो पहली बात तो वर्चुअल है, आप देख सकते हो बिल्कुल वर्चुअल है। क्या वो इरेक्ट है? बिल्कुल जी इरेक्ट है। और क्या वो मैग्नीफाइड है? हां जी बिल्कुल मैग्नीफाइड है, बिल्कुल मैग्नीफाइड है। अब क्या होता है,
मैं उसके बारे में बताता हूं। पहले आप ये नेचर समझ लो क्या है, क्यों हुआ, रे डायग्राम समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब होता क्या है, वे ऑफ यूजिंग द माइक्रोस्कोप। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लेके आते हैं, जिसकी वजह से एक वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, प्लीज समझना इस बात को, जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा था, अब प्लीज अगर समझोगे तो समझ में आएगा। पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं प्लीज, ये जो आपकी यहां पे इमेज बनी है ये कहां बनी है, ये बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखता और कहां से ऑब्जर्व करता, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से अगर ऑब्जर्व कर रहा होता, ये ए बी है, मान लो ये भी ए बी है, मैंने यहां से पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं लीस्ट डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता तो क्या होता। तो यार देखो, तुम खुद देख सकते हो कि तुम्हारा ये जो एंगल यहां सबस्टैंड हो रहा है ये बहुत छोटा एंगल है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, बड़ी क्लैरिटी में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। तो पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने ये चेक किया कि यार ये मेरे सेंटर में कितना एंगल बना रहा है। तो जब मैंने देखा तो यार ये तो मेरा लेस देन 1 मिनट है। 1 मिनट को डैश से दिखाते, ये मेरा लेस देन 1 मिनट है, तो इसका मतलब मुझे क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो मैंने कहा कोई नहीं दिखाई देती, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस ले आया। कॉन्वेक्स लेंस को मैंने इस तरह से यूज किया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में मेरे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, उससे बनी एक मैग्नीफाइड इमेज। वो मैग्नीफाइड इमेज अब कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनी है। और अब अगर आप देखोगे तो वो कितना एंगल बना रहा है 1 मिनट से ज्यादा बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्योंकि अब वो अपना एंगल 1 मिनट से ज्यादा बना रहा है, इसलिए मैं उस ऑब्जेक्ट को आसानी से मैग्नीफाइड फॉर्म में या डिस्टिंक्ट, अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है तो डिस्टिंक्टली उनको मैं देख सकता हूं। तो कन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्या करता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो हमारे आंखों में एंगल बना रहा है लेस देन 1 मिनट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो उसको एक हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट वर्चुअल इमेज बना देता है, जो हमारे लीस्ट डिस्टेंस पे होते हुए ही अब जो एंगल सबस्टैंड करेगा वो 1 मिनट से ज्यादा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को रखता लीस्ट डिस्टेंस पे तो लेस देन 1 मिनट, उससे बनाई हुई इमेज जो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, उसका एंगल 1 मिनट से ज्यादा, तो जिसकी वजह से मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली आराम से देख सकता हूं। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दूसरा, यहां पे लिखा है, मैंने स्टेटमेंट दिया प्रॉपर्ली, देखो, अ लेंस इज प्लेस्ड नियर द आई, इस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड, कहां बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, अगर आप देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, ये देखो, एड डिस्टेंस कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब क्या है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस, मतलब ये जो आपका बना है ये एडेड डिस्टेंस डी बना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और अब जो ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है ये ग्रेटर देन 1 मिनट है, इसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात पता क्या आती है, सर एक बार बताओ, आपने ये तो हमने चलो स्टडी कर ही लिया है, अब है जो मैंने शॉर्ट फोकल लेंथ की बात करी थी कि सर शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या है और हम क्यों इसका यहां पे इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मैं आपको बेटा उसके बारे में यहां पे बताऊंगा। जब भी हम किसी कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं, देखिए आप 12th क्लास के अंदर आएंगे तो आपको मैग्नीफाइंग पावर जो मैं अभी फॉर्मूला देने वाला हूं ये आप डिराइव करते हो, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन तो है नहीं है, और आई थिंक ये फॉर्मूला भी एज सच आपके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बेसिस पे आएगा नहीं आपको, लेकिन क्योंकि आपको वो समझाना है शॉर्ट फोकल लेंथ वाली बात, सिर्फ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, तो मैग्नीफाइंग पावर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1+d/f, ये फॉर्मूला है बेटा आपका इसका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये d क्या है, तो d हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपकी होती है। f क्या है, f होता है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है जी, और m तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है। अब प्लीज बात समझने की कोशिश करें, यहां पे आप देख सकते हो कि जो f है वो डिनोमिनेटर में है, तो f की वैल्यू जितनी छोटी होगी ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और अगर ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई
तो मतलब आपकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स वो बढ़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जितनी ज्यादा होगी आप उतना बड़ा उसका मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हो। हाँ, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बता देता हूं, जैसे 1/2 और 1/3। अब आपने ये देखना है कि 1/2 बड़ा है कि 1/3, और आप अच्छी तरह जानते हो कि 1/2 बड़ा होता है आपका। तो अगर f की वैल्यू कम करूंगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो शॉर्ट फोकल लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि जितना शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी और उतना ही मैग्नीफाइड आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, अगर मन में सवाल आता है कि सर इसका मतलब ये है कि मैं जितना मर्जी शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लेंस ले लूं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आप किसी एक पर्टिकुलर लिमिट या रेंज तक आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही कम फोकल लेंथ वाला यूज कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपका हर एक की लिमिट होती है, तो इज अ लिमिट। क्लियर। सो इसके साथ आई होप आपको मैग्नीफाइंग पावर, उसका रीजन, मैग्नीफाइंग जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब रह जाता है बेटा हमारे पास दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। अब जल्दी से हम इसको खत्म कर देते हैं। क्या है एप्लीकेशन? बहुत सिंपल सी एप्लीकेशंस है। कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं, कैमरा की बात करता हूं या प्रोजेक्टर्स की बात करता हूं, तो उनके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक रियल इन्वर्टेड इमेज मेरे को मिल सके, राइट। तो ये हो गया मेरा सबसे पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हमारी आंख का जो लेंस है वो भी एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस ही है। अब सबसे पहले आपको मैं एक बात यहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, वो ये कि ये जो आप यहां पे मसल्स देख रहे हो ना, इन मसल्स की सबसे बड़ी खास बात होती है, ऑब्जेक्ट जितना दूर या पास आएगा, ये जो मसल है उसके हिसाब से स्ट्रेच या रिलैक्स होंगे ताकि ये प्रॉपरली हमारे आने वाली लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस कर सके। तो लेकिन ये जो हमारा लेंस है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ये कन्वर्ज करता है हमारे रेज ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन पे एक क्या कहते हैं ना, रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनती है। बाकी हमारा जो ब्रेन है उसको फिर से इन्वर्ट करके आपको इरेक्ट वो चीज दिखा देता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई है। इसके अलावा अगर किसी को आंख की कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम तो नहीं है, देखिए क्या होता है ना, कभी कभार कईयों को नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, कईयों को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। अब जैसे कि अब ये केस है आपका जिसको कहते हैं मायोपिया आई। तो मायोपिया आई में क्या होता है कि नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को तो मैं देख सकता हूं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता? यह है कि देखो, एक्चुअलिटी के अंदर रेज ऑफ लाइट हमेशा रेटिना पे बनना चाहिए। अगर आपकी वो रेटिना पे बन रही है तो हमें प्रॉपर इमेजेस सब दिखाई देती हैं। कभी कभार क्या होता है कि कभी कभी ये जो मसल्स के बारे में बताया था सर, जो हमारे थे ना, जो उसको स्ट्रेच करते हैं या वो करते, अगर उनमें थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाए, या कभी कभार क्या होता है कि जो आई बोल है ना, आई बोल का जो साइज है वो थोड़ा सा ऊपर से चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से एलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा सा अंडा आकार हो जाता है वो। तो जिसकी वजह से जो आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही होती है वो प्रॉपर रेटिना में फॉर्म ही नहीं हो पाती। अब उससे पहले ही वो एक्चुअली फॉर्म हो जाती है, आपस में मीट कर जाती है, तो इमेज एक्चुअली इस पॉइंट पे बन जाता है। हम चाहते हैं कि यार ये प्रॉपर कहां बने, रेटिना पे, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो रेज ऑफ लाइट थोड़ी सी क्या होती है, आ रही है, डाइवर्ज होके फिर आगे कन्वर्ज होती है, जिसकी वजह से रेटिना पे प्रॉपरली आपकी जो इमेज है वो बन जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मायोपिया अगर किसी को है तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, तो आप बोलेंगे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हाइपरमेट्रोपिया है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया? यार देखो, दूर का प्रॉपर्ली दिख रहा है बट पास का प्रॉपर्ली नहीं दिख पाता। उसका रीजन यही है, या तो आईबॉल शॉर्ट है जिसकी वजह से इमेज आईबॉल के रेटिना के पीछे बन रहा है, या वही मसल वाइज ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मेरे लेंसेज को एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इमेज है वो आपकी रेटिना के पीछे बन रही है। अब मैं चाहता हूं कि वो रेटिना पे बने, तो उसके रास्ते में लगाया क्या जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि रेज ऑफ लाइट को प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फॉल कर देता है, जिसकी वजह से मैं आराम से उसको देख पाता हूं। और कई पर्सन आपने देखे होंगे ना तो वो प्रॉपरली दूर का देख पाते हैं, ना तो नजदीक का। वो थोड़े से जो बुजुर्ग होते हैं बेसिकली, वहां पे आप ये चीज देखोगे तो उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको बाइफोकल लेंसेज बोलते हैं। अगर उसका नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो कोई और लेंस का होता है, ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो कोई और लेंस का। तो नीचे वाला जो बेसिकली होता है वो रीडिंग के लिए होता है, और सामने वाला जो लेंस होता है ऊपर वाला, वो सामने देखने के लिए होता है। मतलब
वो दोनों पर्पस जो है वो फुलफिल कर देता है, आपका मायोपिया का भी और जो हमारा है कौन सा था, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उन दोनों के जो है वो पूरे कर देता है, फुलफिलमेंट कर देता है उनकी रिक्वायरमेंट्स को। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए, इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास, अभी जस्ट आपको मैंने बताया मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में कि मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है। ये आपके छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको मैग्नीफाई करने में हेल्प करता है आपका, यहां पे इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। इसके अलावा देखिए, ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके बारे में बिल्कुल आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना था कि आपके वहां पे सेंटेंस लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि जो कॉलीमीटर होता है। अब कॉलीमीटर देखो, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये कॉलीमीटर है। कॉलीमीटर के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, देखिए जो लाइट है, ये सोर्स है जहां से लाइट बन रही है, और वो लाइट जब एंटर करती है, और इस लेंस का काम होता है कि इन रेज ऑफ लाइट को वो एक्चुअली में आपस में पैरेलल करते, बस। अब आगे क्या होता नहीं होता वो छोड़ दो, मेन बात यह है कि कॉलीमीटर के अंदर क्या लगाया जाता है, एक कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, जिसका काम होता है कि रेज ऑफ लाइट जब उसमें फॉल कर रही है तो आपस में पैरेलल हो जाए, और उसके बाद या तो आप उसको प्रिज्म से पास करते हो, या तो जो डिफ्रैक्शन क्रिएटिंग, ये छोड़ दो ये बातें, क्योंकि आपको फिर एकदम से कंफ्यूजन हो जाएगी। मेन चीज पकड़ो ये कि कॉलीमीटर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो एक्चुअली काम का करता है रेज ऑफ लाइट को पैरेलल करने के काम लाता है। क्लियर, वेरी गुड। आगे देखते हैं, उसमें गैलीलियो टेलीस्कोप, जो गैलीलियो टेलीस्कोप है उसके अंदर तो हम उल्टा कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते थे। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, वहां से रेज ऑफ लाइट इसमें एंटर कर रही है, और एंटर करने के बाद वो फाइनली कहां जा रही है, कॉन्केव लेंस में, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट है वो बिल्कुल पैरेलली हमारी आंखों में अंदर एंटर करती है, और हम उसको आराम से रेटिना में फॉलो करवा के उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये है इसकी एप्लीकेशन। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। आई होप आप अच्छी तरह समझे होंगे कि हमें उसका क्या यूज था, और साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज भी कर लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।